नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी रिसेंट में आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने उनका रिव्यू ज़रूर देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि साइंस के जो भी सवाल अभी तक पूछे जा रहे थे काफ़ी ईजी आ रहे थे, लेकिन अब वैसे सवाल नहीं आ रहे हैं। अब सवालों को काफ़ी गहराई से जा करके पूछा जा रहा है, काफ़ी जटिल सवाल पूछे जा रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और रिएक्शन को फोकस किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप सभी लोगों के समक्ष रुक्मणी पब्लिकेशंस के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनको ऐसी चुनौतियों का सामना करना ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं, आवाज़ आ रही है अच्छे से, एक बार कंफर्म कर लीजिए। और अगर आप सभी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में करवाने का मैं प्रयास करता हूं और जो कि आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए, आज की हमारी क्लास का पहला सवाल ये है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का सूत्र क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सूत्र होता है F(r²) अपान m1m2। ठीक है, ये इसका जो है इसका सूत्र होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी, सर ये कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, लेकिन एक स्मॉल जी भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सवाल यहाँ से रिपीट ना हो, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल आपको मिल जाए। तो आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, कैपिटल जी होता है, और जबकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अच्छा, इन दोनों की खोज किसने किया था, तो इन दोनों की खोज किसने किया था, तो दोनों की खोज किया था दोस्तों न्यूटन ने। यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। और इसके अलावा इसका मान क्या होता है, जैसे कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो मान होता है। और यहीं पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये गुरुत्वीय स्थिरांक का जो मान होता है, कैपिटल जी का जो मान है, यह किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने। वहीं पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने दिया था, ये वाला, तो ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ये प्रत्येक स्थान पर समान होता है, यानी कि कैपिटल जी जो होता है पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर समान होगा, और वहीं पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा ये प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ये इसका जो है इसका मुख्य अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा सवाल, प्राक केंद्र की कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का आपको चयन करना है। प्राक केंद्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी विशेषताओं में कौन सा कथन है जो सही है। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा यह घिरा होता है। बताइए इसमें से कौन सा है जो सही कथन है। तो कौन सा कथन इसका जो है सही है, तो ध्यान रखिएगा इसका ए कथन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में जैसे प्राक केंद्र की कोशिकाओं में एकल गुणसूत्र पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से स्थित होता है। अच्छा, ये कहाँ पर एक स्थित होता है, जो गुणसूत्र होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यह एकल जो गोलाकार गुणसूत्र होता है ये बना किसका होता है, तो ये किसका बना होता है, ये गुणसूत्र किसका बना होता है, तो ये डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए का। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।
और इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं में आमतौर पर कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में सीधे सीधे लिख सकता है, प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन है जो सही है। आपको लिख देगा इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसका गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यह डीएनए का बना होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेप्टिडो ग्लाइकन की, ठीक है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, हमारा अगला सवाल, सजातीय श्रेणी CH4, C2H6, C3H8 के अनुक्रमिक सदस्य किस इकाई के द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं? किस इकाई के द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं? CH3, CH4, CH या CH2? तो किसके द्वारा एक दूसरे से ये भिन्न नजर आते हैं? तो CH2 के द्वारा ये एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे CH4 लिखा हुआ है, CH4 लिखा है, यहाँ पर C2H6 लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे? CH2 देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर C3H8 देखेंगे तो इन दोनों में आपको CH2 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यह जो है CH2 से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अच्छा, समजातीय श्रेणी जो होती है, इनका गुण क्या होते हैं? इनके क्रमिक जो यौगिक होते हैं CH2 का, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ये इसकी जो है मुख्य विशेषता होती है। और इनके क्रमिक यौगिकों का जो भार होता है 14 एटॉमिक होता है, ठीक है, 14 एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, यदि अस्थि कोशिकाओं की अधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? बताइए, उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन और शर्करा पाई जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है जो धीरे धीरे एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है? युग्मनज कई बार विभाजित होकर उसके भीतर एक भ्रूण बनाता है, वो क्या है? बताइए। एक बार और सवाल पढ़ देता हूँ। निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है जो धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और युग्मनज कई बार विभाजित होकर एक भ्रूण का जो है निर्माण करता है? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? तो किसकी बात की जा रही है? तो ये बीजांड की बात की जा रही है, ठीक है, बीजांड की बात की जा रही है। धीरे धीरे बीज में यह परिवर्तित हो जाता है और युग्मनज जो होता है वो जाइगोट जिसे कहा जाता है, बार बार विभाजित होकर यह एक भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जो नए पौधे का एक प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है। चलिए, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। दोस्तों, भाषा शैली काफ़ी जटिल इस्तेमाल की जा रही है, तो आपको इससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सवाल आते भी रहेंगे तो कई बार आप भाषा शैली से भी मार खा सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। बताइए, एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मोचित होती है वह कोशिका के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके परिचालन के लिए वो ज़रूरी होती है। अब बताइए, कहाँ पर होती है ये, कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है? तो कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को मोचित करता है और जिससे इसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं इनसे इनका परिचालन होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। अच्छा, एटीपी का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है कोशिकीय श्वसन से। कोशिकीय श्वसन से जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है तोड़कर ऊर्जा को मुक्त करता है, और बाद में यही एटीपी के रूप में क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह संचित हो जाती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सामान्यतः अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु के रूप में पाया जाता है? बताइए कौन सा तत्व है जो अणु जो है नहीं बनाता है और अपने परमाणु के रूप में ही यह पाया जाता है? बताइए कौन सा तत्व है? तो वह तत्व कौन सा है? वह तत्व है हीलियम। सी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हीलियम जो है अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु के रूप में ही यह होता है। सामान्यतः अक्रिय जो गैसें होती हैं वह अणु नहीं बनाती हैं और अपने परमाणुओं के रूप में ही वह पाई जाते हैं। और अक्रिय गैसों की श्रेणी कौन सी होती है? तो वह श्रेणी होती है 18 नंबर, वर्ग 18 के श्रेणी में ये तत्व जो रखे जाते हैं। इनमें जैसे एक ये हो गया हीलियम हो गया, दूसरा हो गया नियॉन हो गया, फिर आर्गन हो गया, फिर इसके अलावा क्रिप्टॉन हो गया, फिर जेनॉन हो गया। ठीक है, ये तत्व जो है किस में आते हैं? तो ये वर्ग 18 में आते हैं। अणु, अब अणुओं के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ें आपको मैं बता दूं तो अणु होते क्या हैं? अणु जो हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। यह यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो वो होता है अणु। ठीक है, और परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? वह परमाणु होता है। लेकिन किसी यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो वह अणु होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल के द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? बताइए कौन सा घटक है, कौन सी चीज़ है जो किसी वस्तु पर एक बल के द्वारा किए गए कार्य को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो क्या कौन सा हो जाएगा इसमें? विस्थापन को बढ़ा दिया जाए तो वह उस पर जो है एक बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वह उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है। घास, मृदा, वायु, वर्षा, बताइए कौन सा है? तो इसमें घास जो है वह जैविक घटकों में आता है। घास, पेड़ पौधे, जीव जंतु या जो बैक्टीरियाज हो गए, ये किस में आते हैं? ये जैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। वहीं पर मृदा, वायु, वर्षा, जल, ये सब कौन से तत्व हैं? ये अजैविक घटक हैं, यानी कि इसमें जो है जान नहीं पाई जाती है, निर्जीव में इनको जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैविक घटकों में उत्पादक आते हैं जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, और उपभोक्ता में जो जंतु आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और कुछ अपघटक जैसे बैक्टीरिया और शैवाल, ये किस में आते हैं? ये जैविक घटकों में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, अधिकांश परिपक्व पादपों की जो कोशिकाओं में रिक्त स्थान होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में एक रिक्त स्थान होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। बड़ी केंद्रीय रसधानी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बड़ी केंद्रीय रसधानी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तावित किया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। जे थॉमसन, जेसप प्राउस्ट, ई गोल्डस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, किसने इसको जो है प्रस्तावित किया था स्थिर अनुपात का नियम? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम जो है प्रस्तावित किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है? किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जो है संयुक्त होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है किस चीज़ की खोज की है? इन्हें नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। भौतिकी का जनक माना जाता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने नाभिकीय मॉडल भी दिया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जे थॉमसन किस लिए फेमस हैं, तो इन्होंने किसकी खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जो एक ऋणावेशित तत्व होता है, ठीक है। और इन्होंने एक मॉडल भी दिया था, उस मॉडल का भी नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है, प्लम्ब पुडिंग मॉडल। प्लम्ब पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम्ब पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अच्छा, गोल्डस्टीन जो कि एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, इन्हें किस लिए जाना जाता है, इन्होंने कैनाल किरणों की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज किया था, तो कैनाल किरणों की खोज किया था। कैनाल किरणों की इन्होंने जो है खोज किया था, ठीक है, जो बाद में प्रोटॉन की खोज की ओर लेके गई है। इसीलिए जो है प्रोटॉन की खोज करता किसे माना जाता है, तो गोल्डस्टीन को माना जाता है। चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया है। आपको स्थिर अनुपात का नियम किसका है वो ध्यान रखना है, जोसेफ प्राउस्ट का। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, वो कौन सा है, तो बताना है। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉनों की संख्या वह कितनी होगी एल्यूमिनियम में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 होगी। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, तो यह होता है 13, ठीक है। परमाणु क्रमांक 13 होता है। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या वह कितनी होती है, तो होती है 27, ठीक है, 27 होती है। जैसे परमाणु क्रमांक ये है और द्रव्यमान संख्या से अगर परमाणु क्रमांक को अगर हम घटा दिया जाए तो उसमें से क्या आ जाएगा, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक का जोड़ होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, संतुलित रासायनिक समीकरण 3Fe + XH2O और एरो फिर Fe3O4 + 4H2 के लिए x का मान क्या होगा, आपको बताना है। इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो x का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें x का मान हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही कई सारे अन्य भी समीकरण हो सकता है इनसे आपको सवाल पूछ लिया जाए, तो आपको मैं कुछ समीकरण भी आपको और बता देता हूं जो कुछ संतुलित समीकरण हैं, जैसे P4O10 + 6H2O, ठीक है। और इसका संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 4H3PO4, ठीक है, ये एक इसका हो जाएगा। और दूसरा एक और मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, 6CO2 + 6H2O, इसका संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, C6H12O6 + O2, यह इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। एक अन्य मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2Ai एल्यूमिनियम + 6HCl, संतुलित समीकरण क्या होगा, 2AlCl3 + 3H2, ये इनके जो संतुलित समीकरण है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है। इस बीच पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर सकते हैं। बताइए, इनमें से किसकी बात की जा रही है, कौन है जो निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बन जाता है। इसी बीच में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका या वर्तिकाग्र जो होते हैं सिकुड़कर गिर सकते हैं, किसकी बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है किसकी, तो ये बात की जा रही है अंडाशय की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अंडाशय जो होता है फूल के मादा प्रजनन भाग का स्त्री केसर का निचला भाग होता है, ठीक है। इसका संबंध किससे होता है, अंडाशय का संबंध किससे होता है, फूल के मादा प्रजनन भाग से संबंध इसका होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है, किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो होती है संग्रहित होती है। रबर बैंड को खींचने पर
मेज पर पेंसिल घुमाना, माचिस की तीली जलाना, समतल सड़क पर एक वाहन को धक्का देना, इनमें से स्थितिज ऊर्जा जो है किसमें संग्रहित होती है? तो रबर बैंड को खींचने से जो है स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्या हो जाती है? संग्रहित हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और माचिस की तीली जलाना का क्या होता है? इसमें घर्षण के द्वारा चीज़ें जो है अभिक्रिया होती है, ठीक है। कुछ तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस वगैरह, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, बताइए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक माना जाता है। एंजाइम को क्या माना जाता है? जैविक उत्प्रेरक माना जाता है। और एंजाइम क्या होते हैं? ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये अन्य एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। और पाचक रसों में कई घटक होते हैं जिसे एंजाइम, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ये सारे क्या हैं? एक प्रकार के एंजाइम्स ही हैं, ठीक है। और कई सारे एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं आरएनए के अणु भी एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या है? एक आरएनए का अणु है जो एंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला सवाल, क्रमशः I1, I2, I3 यानी कि विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 के पार्श्व संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह सही है? आपको बताना है। जहाँ पर I क्या है? कुल विद्युत धारा है, और R क्या है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताइए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसे आप इसका एक चित्र बनाएंगे, छोटा सा आप चित्र समझिए। जैसे ये परिपथ है, पूरा ये परिपथ है, और यहाँ पर ये 3 धाराएं हैं। I1 है, जैसे I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध है ये R1 है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? R2 है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? R3 है। ये किस क्रम में सारे जुड़े हैं? ये तीनों जो है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसीलिए इनका जो है धारा क्या हो जाएगी? कुल धारा जो होगी I बराबर क्या होगा? I1, I2, I3 यानी कि तीनों का योग होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का, तो 1/R बराबर 1/RE क्यू बराबर, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये प्रतिरोध का जो है इसमें सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हमारा एक बहुत बढ़िया सवाल। श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के अद्वितीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखलन की सही परिभाषा को देता है? बताइए, कौन सा विकल्प है जो श्रृंखलन की सही परिभाषा को देता है? नाइट्रोजन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, हाइड्रोजन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, या कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता, ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता। बताइए, श्रृंखलन शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों, श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के एक अद्वितीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, और श्रृंखलन गुण की जो सही परिभाषा है वह यह है कि कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है। इसका संबंध किससे है? कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता है उसको श्रृंखलन कहा जाता है। जैसे CH4 होता है, जैसे CH4 आप देख रहे हैं, CH4 है, तो यहाँ पर C है, और इसके चारों तरफ आबंध किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं। ये क्या है? ये आबंध बनाने की क्षमता क्या है? श्रृंखलन कहलाती है, ठीक है। चलिए, और कार्बन जो है 14वें वर्ग में पाया जाता है, एक चतुसंयोजी तत्व है, ठीक है। किस वर्ग में पाया जाता है? 14वें वर्ग में पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलता है? बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार लगातार बदलता रहता है, और इसका संबंध किससे है? तो ये प्रोटिस्टा जगत से है, प्रोटिस्टा जगत से, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत से इसका संबंध है। और अमीबा नाम जो है एक ग्रीक शब्द अमोइबो से बना है,
ये जो अमीबा शब्द है, अमीबा नाम जो दिया गया है, एक ग्रीक शब्द अमोइबो से बना है, अमोइबो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिवर्तन। अमोइबे से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। इसीलिए अमीबा क्या है? अपना आकार जो है बदलते रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर रखा गया है? अमीबा रखा गया है। ठीक है, चलिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस पर, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाना चाहिए? बताइए कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब होगा, और ये चीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं आप इस बात से कि अगर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आपको वस्तु के आकार का प्राप्त करना है तो वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और इस समय जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? तो वह उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर होने पर वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ये चीज़ आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रुमाक्ष को वर्णित करता है? कौन सा विकल्प है जो द्रुमाक्ष को वर्णित करता है? बताइए। छोटा और शाखा विहीन, छोटा और शाखा युक्त, लंबा और शाखा विहीन, या लंबा और शाखा युक्त? इसमें द्रुमाक्ष को वर्णित करता है कौन सा विकल्प है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? छोटा और शाखा युक्त है जो द्रुमाक्ष को वर्णित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है? निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है? शुक्रवाहक, वृषणकोश, मूत्राशय, या मूत्र मार्ग? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मूत्र मार्ग जो होता है पुरुषों में, इसी से जो है मूत्र का भी निष्कासन होता है और वीर्य का भी इसी से जो है निष्कासन होता है, शुक्राणुओं का भी इसी से निष्कासन होता है। अच्छा, मूत्र जो है उत्पन्न कहाँ पर होता है? ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मूत्र उत्पन्न कहाँ पर होता है? उत्पन्न कहाँ पर होता है? तो ये होता है गुर्दे में। ठीक है, ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो ये गुर्दे में उत्पन्न होता है और मूत्राशय में जमा हो जाता है। जब मूत्राशय पूरा भर जाता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से ये इसे जो है निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? बताइए। पानी में चीनी का जो समांगी मिश्रण होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है? जल विलेय है, चीनी विलायक है, पानी और चीनी दोनों विलायक हैं, या जल विलायक है? कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो दोस्तों चीनी और पानी का जो समांगी मिश्रण होता है उसमें जल क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, अच्छा विलायक और विलेय में थोड़ा सा अंतर आपको समझ लेना है। एक समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के सभी भागों का जो संगठन होता है वो समान होता है, यानी कि चीनी और पानी को जब आप घोलेंगे तो जब एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगे, किसी प्रकार का अंतर आप नहीं कर पाएंगे और हर जगह उनका जो प्रकृति है वो समान नज़र आएगी, तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और विलेय वह पदार्थ होता है जो विलेयक में घुलता है, जो विलायक में घुलता है। जैसे चीनी और पानी है, इसमें विलेय कौन हो जाएगा? तो चीनी हो जाएगी, और विलायक कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी में घुलती है तो चीनी विलेय होगी और जिसमें घुलता है सामान वह क्या हो जाएगा? वह विलायक हो जाएगा। ठीक है, जैसे नमक और पानी में पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, नमक विलेय हो जाएगा। चीनी और पानी में पानी विलायक होगा, चीनी विलेय होगा। वहीं पर हवा और हवा में कौन विलायक होगा? कौन सी गैस विलायक होगी? कौन सी गैस जो है विलेय होगी? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो होगी वह क्या होगी? वह विलायक होगी। हवा में, यह सवाल आपसे बन सकता है, हवा में नाइट्रोजन क्या होगी? नाइट्रोजन यह विलायक होगी, विलायक होगी, क्योंकि इसकी मात्रा जो है अधिक होती है, बाकी ऑक्सीजन और अन्य गैसें जो होंगी वह विलेय होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
विलायक आमतौर पर जो मिश्रण होता है, जैसे दोनों का जो भी मिश्रण होगा, विलायक की मात्रा अधिकांशतः जो है उसमें अधिक होती है, यानी कि जो विलेय होगा उससे अधिक मात्रा किसकी होगी, विलेय की होगी। जैसे चीनी और जल के मिश्रण में चीनी की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, तभी समांगी मिश्रण बन पाएगा अच्छे से। चलिए, क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें? दोस्तों अपनी कोशिश भर तो मैं अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि चीज़ें अगर ना भी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी बताइए? तो क्या हो जाएगी, वह एक समान रहेगी। चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, एक समान रहेगी। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है अगर दोगुना करेंगे तो उसके कारकों में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता एक समान रहेगी। अच्छा, प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मॉल आर बराबर आर इंटू ए अपान एल। ये आपके सवाल के हिसाब से ये सूत्र बना है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है, यहाँ पर ओम हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ओम हो जाएगा नीचे एल, ठीक है, और ओम मीटर जो है इसका प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाएगा, मतलब मापक हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, खंडन विधि द्वारा प्रजनन किसमें देखा जाता है बताइए? खंडन विधि द्वारा प्रजनन किसमें देखा जाता है, कौन से जीव में? स्पाइरोगाइरा में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में या हाइड्रा में? किसमें देखा जाता है खंडन विधि द्वारा? तो खंडन विधि द्वारा किसमें देखा जाता है, तो ये स्पाइरोगाइरा में देखा जाता है, ठीक है। कई खंडों में ये जो है विभाजित हो जाता है। अच्छा, स्पाइरोगाइरा है क्या? ये हरे शैवाल का एक प्रकार होता है, ठीक है। जो हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गीज होते हैं, उनका एक टाइप्स होता है स्पाइरोगाइरा, और इसमें खंडन विधि द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। वहीं अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, और अमीबा का जो प्राथमिक प्रजनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें द्विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि जैसे एक यह अमीबा है तो यह दो खंडों में विभाजित होगा, फिर ये दूसरा वाला जो होगा फिर ये दो खंडों में विभाजित होगा, और इस तरीके से ये जो है अपना प्रजनन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडीय विभाजन होता है, इसमें बहुखंडीय विभाजन होता है, ठीक है। यानी कि एक जो प्लाज्मोडियम होगा वो कई खंडों में विभाजित हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल, कांच के प्रिज्म से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश जो होता है न्यूनतम कोण पर मुड़ता है बताइए? कांच के जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें से किस प्रकाश का एंगल सबसे कम होता है, ये बताना है आपको। तो किसका सबसे कम होता है, तो किसका होता है, वो होता है पीले रंग का। पीले रंग का जो है एंगल सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, और वह वर्ण प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होता है जिसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। जैसे अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे कम एंगल किसका होता है, तो पीला तो आपने बता दिया है, और ये सबसे जिसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होगा, यानी कि नीले रंग का जैसे तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, उसके विचलित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, वह सर्वाधिक होगी, ठीक है। और सर्वाधिक विचलन किस में होगा, बैंगनी रंग में होगा, और सबसे कम विचलन किस में होगा, वह लाल रंग में होगा। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? पृथ्वी के परितः यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है उसका कारण क्या है? अपकेंद्री बल, कूलाम्ब बल, कोरियोलिस बल या अभिकेंद्री बल? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर काट रहा है, तो अभिकेंद्री बल के कारण, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और पृथ्वी के केंद्र से जो बाहर की ओर जो लगने वाला बल है उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं या आभासी बल कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए, 1 किलोवाट शक्ति बराबर किसके बराबर होती है बताइए? 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? तो ध्यान रखिएगा यह किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है। 1 किलोवाट जो शक्ति यहाँ पर लिखी गई है इसका मान आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3.6 × 10 की घात
6 जूल। इसका भी एक मान ये भी होता है, जैसे आपसे लिख दिया जाए 1 किलोवाट बराबर क्या हो सकता है, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻6 वाट हो जाएगा, 10⁻6 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 गीगावाट बराबर क्या होगा, 1 गीगावाट बराबर क्या हो जाएगा, 10�9 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 टेरावाट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻12 वाट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं आपको चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। प्रयोगशाला में एक छात्र ने एक विलयन का पीएच मान 10 लिखा है। उस विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, बताइए। हाइड्रॉक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है, या हाइड्रॉक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होता है। इसमें से कौन सा जो है वह सही हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों, प्रयोगशाला में जो छात्र ने विलयन का पीएच मान 10 लिखा है, इसका मतलब है कि हाइड्रॉक्साइड आयन की जो उच्च सांद्रता वाला विलयन क्या हो जाएगा, वह क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, वह विलयन कैसा होगा, वह क्षारीय विलयन होगा। और H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन अम्लीय होगा। अगर OH आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन क्या हो जाएगा, वह क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, जैसे पीएच मान को हम काउंट करते हैं, जैसे 7 से अगर अधिक है किसी वस्तु का पीएच मान तो वह विलयन कैसा होगा, तो वह क्षारीय होगा। अगर 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के रिक्त स्थान स्थिर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के रिक्त स्थान पर स्थिर होता है। बताइए, एक ही सवाल में दो सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह दर्पण के कहाँ पर होता है, वह सामने होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है दर्पण के सामने होता है। वहीं उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह दर्पण के कहाँ पर होता है, वह पीछे होता है। ठीक है, सामने और पीछे वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तांबे और टिन कॉपर और टिन के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु का नाम बताना है आपको। तांबे और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो कौन सी धातु बनती है, तो वो बनती है, ध्यान रखिएगा, कांसा। ठीक है, कौन सी धातु बनती है, वो कांसा बनती है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ, जैसे पीतल किससे बनती है, तो पीतल बनती है कॉपर और जिंक से। ठीक है, पीतल किससे बनती है, कॉपर और जिंक से। और यहाँ पर सोल्डर किससे बनती है, तो पीबी यानी कि लेड और एसएन से बनती है। ठीक है, इससे क्या बनता है, सोल्डर बनता है। और जर्मन सिल्वर आपको ध्यान रखना है, जर्मन सिल्वर किससे बनती है, तो ये बनती है कॉपर, जिंक और निकिल से। ये बहुत बार पूछा गया है सवाल, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर के बनती है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है स्टेनलेस गोल्ड, यहाँ पर रोल गोल्ड जो आप सुनते हैं कभी कभी, रोल गोल्ड जो होता है वो किससे बनता है, एल्यूमिनियम और कॉपर से बनता है। रोल गोल्ड जो महिलाओं के द्वारा जो एक सोने के उपधातु के रूप में इस्तेमाल की जाती है, सोने के अल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो किससे बनती है, तो वो एल्यूमिनियम और कॉपर से बनती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, तो ये बनती है, ध्यान रखिएगा, ये बनती है आयरन से, Fe प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। ठीक है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, एक जर्मन सिल्वर और स्टेनलेस स्टील, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सोना प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, 79 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। और सिक्का धातु यह कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्का धातु कौन सा है कहलाता है, तो वह वर्ग 11 कहलाता है, सोना। ठीक है,
चलिए हमारा अगला सवाल, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू जो है अगर 1 से अधिक होने का कारण क्या है, बताइए। अगर पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगी, या निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से कम हो जाएगी, या निर्वात में प्रकाश की चाल जो है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक हो जाएगी, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पारदर्शी माध्यम का जब अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वह पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से। ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है। अगर अपवर्तनांक 1 से अधिक है तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी पारदर्शी माध्यम में, लेकिन अगर उसके बराबर है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों बराबर होंगी। लेकिन अगर अपवर्तनांक 1 से कम है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वह पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या हो जाएगी? वह कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पर एक नियम आपको बता देता हूँ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है, स्नेल का नियम भी आपको थोड़ा सा जान लेना है। इसमें अपवर्तनांक बराबर जो होता है, इसमें अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, यह स्नेल का नियम है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपने वास्तविक परिपथ से क्या हो जाती है? वह विचलित हो जाती है। तो ये जो है किसका नियम है? स्नेल का नियम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती हैं तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण क्या है? बताइए। यदि किसी पौधे की जो जड़ें हैं गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती हैं तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण क्या है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रसायनानुवर्तन। इसका उत्तर क्या होगा? रसायनानुवर्तन। चलिए हमारा अगला सवाल, CaO प्लस H2O को अगर एक जो रिएक्शन है उसके बाद क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि जल और ऊष्मा। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये क्या है? एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें CaO और H2O दोनों मिलकर एक तत्व बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। इसको कहा क्या जाता है? इसको चूना जल कहा जाता है। ये किसका सूत्र है? तो ये चूना जल का सूत्र है, चूना जल। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अगर विखंडन अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए तो इसमें कई सारे तत्व होते हैं जो विखंडित होकर अलग अलग उसमें जो है विघटित हो जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl है, जब अभिक्रिया करता है तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है? ये अलग अलग विभाजित हो जाता है। ये एक विखंडनीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो जल में लोहे की कीलों का जो मिश्रण होता है वह क्या है? एक समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें एक या एक से अधिक घटक जो होते हैं पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं। और विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें एक घटक दूसरे घटक से पूर्णतः मिलते नहीं हैं, उन्हें आसानी से जो है अलग किया जा सकता है, वह विषमांगी मिश्रण होता है। अगर जल में लोहे की कीलें डालेंगे तो आप जब चाहें तब उसे आप निकाल के अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा समांगी मिश्रण से चीज़ों को अलग करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी है? तो Na2SO4
और BaCl2 और BaSO4 2NaCl, यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण माना जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, इसमें जो है 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कथनों में से पेशी ऊतक के बारे में गलत कथन की आपको पहचान करना है। बताइए, पेशी ऊतक के बारे में गलत कथन की आपको पहचान करना है, कौन सा है? हाथों और पैरों में ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक मांसपेशियां एक के बाद एक हल्के और गहरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। मांसपेशियों में जो है विशेष संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं। इनमें से बताना है पेशी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? पेशी ऊतक जो है घनाकार कोशिकाओं के बने होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है यह गलत है। और ऐच्छिक मांसपेशियां, जिन्हें कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, हमारे शरीर के उन हिस्सों में पाई जाती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, जैसे हाथ और पैर में जो है ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। और ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं थोड़ा धारीदार मांसपेशियां होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? बताइए, तो कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है? तो बी ऑप्शन जो है ZnCuSO4 ये और ZnSO4 प्लस Cu, ये क्या है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। परिपथ P में निवेशित शक्ति को परिपथ में वोल्टता V और विद्युत धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? बताइए, परिपथ P में जो है निवेशित शक्ति को परिपथ में वोल्टता V और धारा I के सापेक्ष में किस प्रकार से जो है व्यक्त किया जा सकता है? तो बहुत सा सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा P बराबर VI, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? P बराबर VI। चलिए, हमारा अगला सवाल, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का क्यों होता है? बताइए, जहाँ कहीं भी खतरे का संकेत होता है वहाँ पर आप अक्सर देखते हैं तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग कोहरे और धुएं के प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लाल रंग का जो है कोहरे और धुएं में प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में सबसे अधिक परावर्तन होता है, क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका कारण कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए, तो इसका ऐसा नहीं है कि प्रकीर्णन होता ही नहीं है, ये गलत है। और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जितना अधिक होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना ही कम होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और अगर बात करें नीले रंग की तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और यही कारण है कि आपको आकाश जो है नीला दिखाई देता है और पृथ्वी पर जो समुद्र का क्षेत्र है वह भी नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अपनी कोशिश भर तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास को लेने की कोशिश की है। अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारा छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों के लिए जो भी सारी क्लासेस अपलोड की जाएँ उनसे आप वंचित ना रहें और समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।